उस टाइम पे जब आपके पास अच्छे प्रोटेक्शन गियर्स नहीं होते थे तो वहाँ पे टेल के अगेंस्ट ये स्ट्रेटजी तो काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला होगा। काफ़ी मतलब बस कोई मरा नहीं, ये था और फेटल इंजरी नहीं हुई पर लोगों को बॉलें लगी थी, बहुत कुछ हुआ था। इट ऑलमोस्ट स्पॉइल्ड द ऑस्ट्रेलियन एंड इंग्लिश रिलेशंस, मतलब इट बिकेम अ जियोपॉलिटिकल सिनेरियो फॉर देम। इतना इशू हुआ था कि इट वाज कंसिडर्ड एज इफ इंग्लैंड इज रेजिंग अ वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वो बॉल देख के पता चला था कि व्हाई ही इज रेटेड सो हाई। ये स्किल जो था ये कौन से बॉलर्स सबसे पहले लेके आए? तो उन्होंने स्पीड कम कर दी थी भागने की। जैसे जैक कलिस है, जैक कलिस वाज लाइक स्लिंगी एक्शन होता था, पीछे से आके ऐसे जैसे स्लिंग को लोड करते हैं वैसे एक्ट करते थे वो। शमी साइड ऑन से गाते हैं, वो बॉलर्स रिवर्स स्विंग ज्यादा अच्छा जनरेट कर सकते हैं। शोएब अख्तर, शॉन टेट या इवन ये मयंक यादव, ही इज अ वेरी क्यूरियस केस। जब आए थे तो दुनिया हिला दी थी एक बार उन्होंने। एंड तक भी 4 बॉल वाली हैट्रिक भी ली है, डबल हैट्रिक भी लेके गए हैं। उन्होंने लाइफ में 2 बार 4 बॉल में 4 विकेट्स लिए हैं, 2 बार। जो ज्यादा पेस पे कराते थे बॉल और स्विंग कराते थे उनकी यही खासियत होती थी कि उनकी लेट स्विंग होती थी। और वो जनरली आपने देखा उनकी फ्लोटी बॉल ज्यादा स्विंग करते। Hello everyone, welcome to another episode about fast bowling evolution. So start अगर करें तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं? पहले तो आप जैसी राइडर की तरह बॉल करके दिखाओगे। हाँ, अभी भागते हुए है भागते हुए। अरे वो तो एडिट में हम क्लिप डाल देंगे ना आपकी बॉलिंग कराते हुए। कुछ भी देख, चक्कर क्रिकेट का मतलब एवोल्यूशन इन जनरल ही बहुत डिबेटेबल है। पहला मैच कब हुआ, सब हुआ, बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो 1800s एंड ऑल में तो अंडर आर्म बॉलिंग होती थी, फिर साइड आर्म बॉलिंग होनी शुरू हुई। मतलब 1864 में जाके एक्चुअली में लीगलाइज हुआ ओवर आर्म बॉलिंग, और उसमें भी ऐसा नहीं होता था जैसे हम आज देखते हैं, मतलब बट्टा ही होती थी इस तरह से। मतलब पर ओवर आर्म बट्टा, पर बट्टा भी अब तुम सोचो, तुम कहीं अगर गली क्रिकेट खेल हो, कुछ खेल हो, अगर बट्टा कोई ऊपर से ओवर आर्म बॉल मारे तो उसकी पेस वेस अच्छी आएगी। अंडर आर्म में ऑब्वियसली पेस निकालना है, साइड आर्म में निकालना, अंडर आने से आप मलिंगा जैसा स्किल रखते हो, इतना ईजी नहीं होता। धीरे धीरे वो लीगलाइजेशन आनी शुरू हुई कि बेंड नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मतलब सईद अजमल की तरह बॉल कराते थे जैसे सईद अजमल का दूसरा था। तो स्विंग अराउंड 1900s का जो टर्न था, मतलब 1890s के अराउंड आना शुरू हुई थी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमने इवन अपने लाइव शो के टाइम पे बात भी की थी कि ऑस्ट्रेलिया 1893 में इंग्लैंड गई थी एशेस खेलने। तो वापस आ रहे थे वो, तो उनकी जो स्टॉप ओवर था वो यूएस में था। तो यूएस में दे वर इन फिलाडेल्फिया। तो जो फिलाडेल्फिया ऑलरेडी बहुत थके हुई थी ऑस्ट्रेलियन टीम, 2 दिन का काफ़ी लंबा ट्रैवल करके आए थे, बिकॉज उस टाइम पे आप सोचो कि एयरप्लेन्स तो नहीं आए थे, तो शिप एंड ऑल के थ्रू ही ट्रैवल होता था। तो काफ़ी टायर्ड थे। टायर्ड होने के कारण मतलब दे स्टिल अग्रीड कि हम फिलाडेल्फिया क्रिकेट टीम के जो क्रिकेट सिटी टीम है उनके साथ मैच खेलेंगे। ऑलमोस्ट आई थिंक द एंटायर फुल स्ट्रेंथ टीम प्लेड। फिलाडेल्फिया टीम ने पहले बैटिंग की, 500-550 रन स्कोर करें, अच्छा, जो कि काफ़ी वो था। और जब वो बैटिंग करने आई ऑस्ट्रेलिया तो दे वर लाइक वेरी कैजुअल कि यार इस टीम को तो हम ऐसे ही धो देंगे, क्या ही है, मतलब ये तो इट्स अ क्लब टीम, बेसिकली सिटी टीम है। तो वहाँ उनमें एक फास्ट बॉलर थे जिनका नाम था जॉन बार्टन किंग, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बार्टन बोल देते हैं, मतलब बार्ट भी बोलते हैं, जॉन बार्टन किंग। उन्होंने एक्चुअली में पहली बार क्रिकेट बॉल के साथ अच्छे से स्विंग कैसे होती है, डिसेंट पेस, वो करके दिखाया। एंड ऑस्ट्रेलियन बैटर्स वर नॉट अवेयर ऑफ इट। मतलब आप सोचो कि इट्स लाइक समथिंग न्यू हैज़ हिट देम। और उन्होंने 5 for 78 लिए थे उस मैच में, और ऑस्ट्रेलिया 200 समथिंग पे ऑल आउट होकर फॉलो ऑन मिला था उनको। और सेकंड इनिंग्स में भी वो, चलो सेकंड इनिंग्स तक तो उनकी थकावट भी उतर गई थी, सब हो गया था, तब भी वो 200 समथिंग पे फिर से निकल गए थे। तो इनिंग्स डिफीट मिली थी उनको माइटी ऑस्ट्रेलियंस को फ्रॉम अ सिटी टीम। तो उस टाइम पे तो इनफैक्ट कुछ ऑस्ट्रेलियंस ने ये तक कहा था कि इस फिलाडेल्फिया सिटी टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंग्लैंड की पीक टीम को भी टक्कर देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इतना अमेजिंग था, कंसिडरिंग यूएस में भी ऐसा कल्चर था। तो वो एक फर्स्ट रिकॉर्डेड इंस्टेंस है व्हेन क्रिकेट बॉल वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ बॉलर कि हाँ यहाँ पे स्विंग भी आप कर सकते हो। काफ़ी नई चीज़ है, बिकॉज स्विंग अपने आप में बहुत ब्रिलियंट साइंस है। मतलब हमें अब तक पढ़ाते आए हैं हमारी बुक्स में, मैंने भी आपको पढ़ाया था 11th में कि ये बर्नौलीज इक्वेशन से होता है एंड ऑल, मैग्नस इफेक्ट, ये सब चीज़ें। ऐसा है नहीं है, बिकॉज 1980s में एक मिस्टर मेहता थे, आई थिंक ही वॉज लाइक क्लब क्रिकेटर इन यूएस एंड ऑल्सो द नासा साइंटिस्ट। तो उनको ये लगा कि ये इतनी मिस्टीरियस क्यों है स्विंग,
कि ओवरनाइट कंडीशंस में ये सब में वो सब में होती कैसे है. तो ही टुक 30 years टू decode it. तो उनका क्रिकेट पे आर्टिकल आया था, फिर क्रिकेट इन्फो ने 2006 में भी उसे छापा था. एंड तब समझ आया कि बेसिकली दिस स्विंग डजंट हैपन बिकॉज ऑफ मैग्नस इफेक्ट या बर्नौलीज इक्वेशन. इट एक्चुअली हैपन्स बिकॉज ऑफ कॉन्डा इफेक्ट. बर्नौलीज इक्वेशन इसलिए काम नहीं करती बिकॉज यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है. बर्नौलीज इक्वेशन काम करती है लेमिनार फ्लोज के लिए, स्टेडी फ्लोज के लिए, फॉर आइडल फ्लूइड्स. यहाँ पहली बात तो आइडल फ्लूइड्स नहीं है, दूसरे यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लोज होते हैं. तो वहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन के प्रिंसिपल्स ही फेल हो जाते हैं, जहाँ पे इंटरनेट पे वीडियोस हमारी साइंस बुक्स में पढ़ाया गया है. तो उन्होंने फिगर आउट किया कि वाई द बॉल स्विंग्स. अब क्वांटा इफेक्ट होता क्या है कि जब आप अब कभी नोटिस करना, घर जाके एक कैंडल जलाना, उसके आगे एक बॉटल रख देना, कर्वलिनियर बॉटल, आप हवा मारोगे तब भी कैंडल बुझ जाएगी. तो सरफेस पे फ्लूइड, जैसे हवा भी फ्लूइड है, कर्ल करनी शुरू हो जाती है. उसका एक अच्छा एग्जांपल है, अगर हम इस पानी के ग्लास में से देखें तो अगर मैं पानी बाहर निकालूं तो आप नोटिस कर रहे हो कि ये इधर भी सरफेस पे कर्ल करता हो, यहां से भी गिर रहा है. बहुत बार हमें प्रॉब्लम आती है ये कि जब भी हम दूध पोर करने की कोशिश करते हैं तो दूध फ्लोर पे गिर जाता है कि सरफेस के अराउंड कर्व आ जाता है. अब स्टील के ग्लास से गिरने की कोशिश करो, ये कंसर्न नहीं आएगा बिकॉज वहाँ एजेस शार्प होते हैं. हाँ, जो चाय वाला ग्लास होता है, जब हम चाय कहते हैं भाई आधी तू पी ले, तो चांस ये होता है आधा तो वो टेबल पीता है. तो ये क्वांटा इफेक्ट होता है कि जब भी कर्वलिनियर सरफेस आएगा वहाँ पे फ्लूइड बेंड करने की कोशिश करता है. तो जो क्रिकेट बॉल है, अब ये दोनों साइड शाइनी न्यू बॉल क्रिकेट है. अगर मान लो, ऑब्वियसली दिस इज नॉट लेदर बॉल, इट्स अ विंड बॉल. मैंने इससे डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की बिकॉज मुझे लगा थोड़ी सीन ज़्यादा विजिबल होगी इसकी. अगर इस बॉल को हम स्विंग कराना चाहते हैं, पहली बात तो स्विंग कराने के लिए होता क्या है कि ये बॉल को थोड़ा सा हम इस तरह से अगर टिल्ट कर देते हैं, ये टिल्ट में हवा मान लो आप यहां से आ रही है, मतलब बॉल इज बेसिकली गोइंग लाइक दिस. जब ये वाला सरफेस है ये स्मूथ है, तो स्मूथ सरफेस पे हवा आती है और ज्यादा बेंड नहीं होती, पहले एस्केप होनी शुरू हो जाती है. ठीक है. और यहां सीम के कारण रिलेटिवली टर्बुलेंट सरफेस है. टर्बुलेंट सरफेस पे टर्बुलेंट फ्लो बनना शुरू होता है, और टर्बुलेंट फ्लो जितना बनेगा, जैसे हमने पानी के साथ देखा, वो सरफेस से और ज्यादा स्टिक करने की कोशिश करता है. जैसे हमने जब दूध गिराने या पानी गिराने की बात की तो टर्बुलेंट फ्लो के कारण वो सरफेस चिपकते हुए बाहर निकल गया, तो हवा लेट रिलीज होती है. तो अब आप एक नोटिस करो कि इट्स लाइक अ जेट स्की की तरह है, जिसके दोनों तरफ से हवा ब्लो हो रही है. हमने इधर से हवा नहीं ब्लो की, यहां से हवा ब्लो की है. तो ये जेट स्की किस डायरेक्शन में जानी चाहिए? अगर हम हवा यहाँ उधर इस डायरेक्शन में, एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह. तो अब इस तरह की सीम बॉल थी जिसकी ये सीम बेसिकली थर्ड मैन की तरफ पॉइंट कर रही है. स्मूदन सरफेस से बॉल यहाँ पे जल्दी हवा ने रिलीज कर दिया, और यहाँ बॉल हवा लेट तक भी गई. तो बेसिकली हवा इस डायरेक्शन में अगर रिलीज हो रही है तो आपको जो पुश मिलेगा बॉल को वो इस डायरेक्शन में मिलेगा. तो बेसिकली जब थर्ड मैन की तरफ हम सीम को पॉइंट करते हैं तो आउटस्विंग होनी शुरू हो जाती है. और अगर इसका रिवर्स करेंगे, ये टुवर्ड्स फाइन लेग सीम को अगर हम पॉइंट करेंगे तो स्विंग इनवर्ड आती है. तो दिस इज हाउ ट्रेडिशनल स्विंग वर्क्स. तो ट्रेडिशनल स्विंग का ये क्वांटा इफेक्ट इस तरह से काम करता है. ऑब्वियसली रिवर्स स्विंग हम बाद में आएंगे, जब रिवर्स स्विंग की बात तक पहुंचेंगे कि हाउ दैट वर्क्स. तो अब इसके साथ और बहुत सारे स्किल्स एसोसिएटेड हैं. आपकी जो रिस्ट है वो इस तरह से रिस्ट कॉक्ड होनी चाहिए. ये बहुत टाइम के बाद क्रिकेटर्स ने सीखा. मतलब एनसीए में तो कुछ फ्रेंड्स बता रहे थे कि यहाँ वो बैंड पहना के यहाँ स्केल डाल देते हैं ताकि आपकी रिस्ट कॉक्ड रहे. ये इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली आपने किस तरह से सीम को पॉइंट किया हुआ है ताकि हवा को चीर सके और डिफरेंट तरीके से, जैसे हमने अभी डेमोन्स्ट्रेट किया, वो इंपॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम इवन बैक स्पिन भी इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप रिलीज कर रहे हो तो बॉल को बैक स्पिन मिल रही है कि नहीं. अब मैं लेफ्टी हूँ, राइटी नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट शोइंग कि अगर मैं रिलीज कर रहा हूँ तो बेसिकली इस तरह से बॉल को बैक स्पिन भी मिलनी चाहिए. तो बैक स्पिन ऑन द बॉल इज इंपॉर्टेंट, आपकी रिस्ट इंपॉर्टेंट है, और प्लस सीम की पोजीशन इंपॉर्टेंट है. तो इन चीज़ों को जो लोग धीरे धीरे मास्टर करते हैं वो डिफरेंट कंडीशन में स्विंग करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. सीम बॉलर जो है, जो सीम पे बेसिकली पड़ के बॉल को मूव कराता है, उसे बैक स्पिन की जरूरत नहीं पड़ती. वो बेसिकली सीम डायरेक्शन से ही बॉल को मूव कराने की कोशिश करता है. स्विंग बॉलर को बैक स्पिन भी चाहिए होता है. कई स्विंग बॉलर्स हैं वो रिस्ट से ही कर लेते हैं, उनको बैक स्पिन की जरूरत नहीं पड़ती. जो भुवनेश्वर जैसे बॉलर्स हैं वो इन 3 उंगलियों से सारा काम करते हैं, 3 उंगलियों से. तो दे गिव बैक स्पिन टू द बॉल ऑल्सो, एंड दे यूज जस्ट दीज 3 फिंगर्स. और वो इन 3 फिंगर्स के मैजिक से सारी गेम चलाते हैं, जो इन स्विंग आउट स्विंग ये सब चीज़ें आनी शुरू होती हैं.
लेट स्विंग क्या होती है? लेट स्विंग का अब ऑब्वियसली यही जो हम रिसर्च की बात कर रहे हैं नासा साइंटिस्ट की, उन्होंने ये फिगर आउट किया कि जो बॉल है वो अपनी ऑप्टिमम स्विंग अराउंड 70 माइल्स के आसपास करती है. अच्छा. 70 माइल्स से पहले स्विंग होने के चांसेस रिलेटिवली कम है, कोई स्प्लिट नहीं हो पाता. 70 माइल्स से ज़्यादा बॉल हो तो दोनों तरफ ही ऑलमोस्ट टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है, क्योंकि हवा के लिए वो स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो साइनी साइड को भी ऑलमोस्ट टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट करते हो, तो सेपरेशन ऑफ विंड होती ही नहीं है. सो 70 mph इज किलोमीटर्स में कितने हो गई अंदाजा? 112 किलोमीटर के आसपास. Okay. रफली, मतलब 1.6 का अपना तो पैरामीटर आया. तो इसीलिए हम वुमेन क्रिकेटर्स में भी जैसे रेणुका ठाकुर को देखते हैं जो हैं वो कि इन उस- स्विंग करती हैं, वो in-swing- कितनी इंसेन इन स्विंग आती है आप उनकी. इंग्लैंड में देखोगे 120 125 वाले बॉलर ज्यादा स्विंग करते हैं, सैम करन. सैम करन एंड ऑल. तो अब होगा क्या कि अगर शाहीन शाह अफरीदी या इवन जो ब्रेटली या डेल स्टेन जो लेट स्विंग करवा पाते थे, अब वो 150 की बॉल जो फेंकते हैं, विच इज लाइक 90 to 93 माइल्स की बॉल फेंकते हैं, या 145 जो 90 माइल्स भी फेंकते हैं, वो हवा में ट्रैवल करते करते एयर रेजिस्टेंस के कारण बैट्समैन के आसपास जाके कहीं 70 माइल्स के आसपास पहुंचती है, और फिर वो लेट टेल इन करनी शुरू करती है. और बैटर के लिए वो 90 to 70 वाली जर्नी तक तो कुछ पता ही नहीं चल रहा होता कि बॉल टेल इन करेगी. नो डाउट उसमें आपको कंधा भी देना पड़ता है, जो शाहीन कंधा भी देते हैं ताकि बॉल को वो ड्रिफ्ट मिले, बट वो ड्रिफ्ट काम की तब तक नहीं होती जब तक वो उस ऑप्टिमम स्पीड पे पहुंचे जाके ये सीम के कारण एयर सेपरेशन होनी शुरू हो. तो इसीलिए आप ये भी कह सकते हो कि जो बोलते हैं कि आप ज़्यादा हवा में रखते हो जब गेंद, तो क्योंकि वो हवा में ज़्यादा देर रहती है इसीलिए स्विंग करने का एंड में मौका मिल जाता है उसे. लेट स्विंग होती है. तभी शाहीन जब 135 करते हैं वो इतने इफेक्टिव क्यों नहीं होते? बिकॉज वो स्विंग जल्दी होनी शुरू हो जाएगी, तो 70 दिख जाएगी, तो दिख जाती है, तो बैटर इज एबल टू पिक इट. बट जब वो 145, जैसे उन्होंने अभी रोहित शर्मा को बोल्ड किया, जब वो 145 वाली बॉल करते हैं तो बैट्समैन के बिल्कुल पैरों के आसपास आके लेट स्विंग होनी शुरू होती है. सो जो डेल स्टेन हो गए, शेन बॉन्ड हो गए, जो ज़्यादा पेस पे कराते थे बॉल और स्विंग कराते थे, उनकी यही खासियत होती थी कि उनकी लेट स्विंग होती और थी. वो जनरली आपने देखा उनकी फ्लोटी बॉल ज्यादा स्विंग करती हैं. फ्लोटी बॉल्स जो मतलब आगे जा रही है ताकि वो पेस हवा में डिप हो. और ऑब्वियसली कंडीशंस इंपॉर्टेंट है. अगर ओवरकास्ट कंडीशन है, हवा भारी है, तो वो डिप जल्दी आएगा, तो उसके कारण स्विंग एंड ऑल ज़्यादा मिलती है. कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा जो 90 माइल्स वाले बॉलर्स होते हैं उनके कीपर बैट्समैन क्रॉस करने के बाद बॉल स्विंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि तब बॉल का पेस डिप होना. हाँ, ये हम बहुत देखते हैं कई बार कि बैट्समैन ने लीव करी. अच्छा, ये क्यों होता है फिर? जैसे कई बार क्या होता है कि बैट के पास से या बॉडी के पास से निकलती है बॉल, उसके बाद हवा में ज्यादा डेविएट होती है, उसका रीजन क्या है? पेस उस टाइम 70 माइल्स के रेंजेस में घुसनी शुरू होती पर है. क्या ये भी रीजन होता है कि बैट के पास से निकला है तो वो जो एयर फ्लो था वहां पे एक तरफ से हिंड्रेंस आया? काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकता है, बिकॉज क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं हाँ, कि ये भी हो सकता है रीजन की बैट भी एक ऑब्स्टिकल हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो एयर सेपरेशन में हेल्प कर रहा हो, ये भी कैन बी अ रीजन. मैंने इतना टू बी ऑनेस्ट ध्यान से देखा नहीं है. हाँ, बट डायनामिक्स बेसिकली ये वर्क करती है. तो 1900s के अराउंड लोगों को समझ आने लगा कि अच्छा बॉल को ऐसा भी किया जा सकता है, बट तब तक इतने पेसी बॉलर्स थे नहीं. फिर इंग्लैंड ने एक और स्किल ऐड किया फास्ट बॉलिंग में, दैट वाज शॉर्ट बॉल इनटू द बॉडी. सबसे पहले ये थ्योरी, इसे लेग साइड थ्योरी बोलते थे. दिस वाज यूज्ड इन 1911-12. ठीक है. तो ये उस टाइम पे फ्रैंक फॉस्टर करके कैप्टन थे इंग्लैंड के, उन्होंने एशेज में से यूज किया था वर्ल्ड वॉर 1 से पहले. तो उन्होंने क्या किया, 6 फील्डर लेग साइड पे लगा दिए और अराउंड द विकेट जाके बॉलर को कहा कि आप इनटू द बैट्समैन बॉडी करो ताकि वो डिफेंस करे तो कोई ना कोई कैच कर लेगा. इसे लेग साइड थ्योरी बोलते थे. वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई, इतनी कुछ बात नहीं हुई. वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद एक बहुत ही बड़ा मार्की बैट्समैन आया जिसने इंग्लैंड के मुंह बंद कर दिए, मतलब जिनका नाम था सर डोनाल्ड ब्रैडमैन. मतलब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर से लेके हर पार्लियामेंट को ये लगने लग गया कि हम 10-12 साल तक हम एशेस हाथ भी नहीं लगा पाएंगे. क्योंकि अब आप ये सोचो कि वाई वॉज दिस इवन इम्पॉर्टेंट. ये अगर आप किसी ने लगान मूवी देखी हो तो इट्स लाइक कि वो अपनी मतलब ये जो मतलब मलकियत थी उसमें बहुत ज़्यादा प्राइड लेते थे कि हाँ वी आर द रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड. नाउ अ कॉलोनी ऑफ योर्स Australia, which were basically the culprits sent from Ireland to that part. कि आयरलैंड में जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते थे वहां भेजे, जिनको आप इम्प्योर ब्लड गिन रहे हो, सब गिन रहे हो, आज वो आपको आपके ही स्पोर्ट्स पे compete कर रहा है और ऐसा हाल कर रहे हैं कि आप 10-12 साल तक उनको टच भी नहीं कर पा रहे हो. तो
फ्रॉम अ एम्पायर्स प्रेस्टीज पर्सपेक्टिव वो कितना ज़्यादा डिमीनिंग और कितना ज़्यादा शेमफुल था उनके लिए। इसीलिए उन्होंने जो उनके मिलिट्री स्कूल्स में ट्रेंड लोग थे, क्रिकेटर्स थे, उनको देखना शुरू किया कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हम एक पूरे वॉर के मिशन की तरह प्लान कर सकें। तो उसमें से वन गाय डगलस जार्डीन सिलेक्ट हुए, जो कि बॉम्बे में, जो मुंबई है, वहाँ पैदा हुए थे। अच्छा। उनके फादर जज थे वहाँ पे जार्डीन के, और वो भी क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन थे। तो जार्डीन को बहुत अर्ली एज में ही ब्रिटेन भेज दिया था। ही रिमेन्ड इन हॉस्टल्स, आर्मी ट्रेंड थे वो, उस तरह की मेंटालिटी से आते थे। तो 1930 में क्या हुआ, एक ओवल में मैच हो रहा था, एशेस का ही, उसमें डोनाल्ड ब्रैडमैन वाज प्लेइंग। एकदम से बारिश आई, बारिश आने के कारण पिच थोड़ी सी, और उस टाइम तो कवर वर्स नहीं होते थे, अनकवर्ड पिच के कारण थोड़ी पिच अजीब सी हो गई। जैसे हमने अभी आरसीबी वर्सेस चेन्नई मैच में देखा था कि बारिश के बाद एकदम से क्रिक पड़ने लगी थी, या अभी न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट मैच बैंगलोर में देखा कि बारिश के बाद थोड़ी विकेट अजीब सी हो जाती है। तो जो कीपर थे उस टाइम, उन्होंने नोटिस किया कि जो लारवुड हैं, जो इंग्लैंड के सबसे फास्ट बॉलर हैं, तेज बॉलर हैं, उनकी थोड़ी सी शॉर्ट बॉल पे हल्का सा ब्रैडमैन ने ट्विच किया। ट्विच मतलब कि हल्का सा ही वाज लिटिल अनकंफर्टेबल, जस्ट इतना। उस इनिंग्स में भी ब्रैडमैन ने 230 रन स्कोर किए थे। 230 प्लस स्कोर किया था स्कोर, मतलब जस्ट इमेजिन की। और वो एशेस इजीली ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, और यही आया था कि अगले 10-12 साल तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। जब मैच खत्म हुआ तो टीम मीटिंग में कीपर ने ये चीज़ बोली कि डगलस जार्डीन को, या कि मुझे कहीं ना ये लगा है कि गैप है। तो व्हाट दे डिड, पिकाडली थिएटर में, इंग्लैंड के लंदन का पिकाडली थिएटर है, वहाँ उन्होंने थिएटर बुक किया। जो लारवुड थे और बिल वॉश थे, उनके जो फास्ट बॉलर्स थे, उनको बुलाया, एक राउंड टेबल मीटिंग की, और वहाँ उनके घंटों उन्होंने डोनाल्ड ब्रैडमैन की इनिंग्स के वीडियोस देखे, टू अंडरस्टैंड कि इज देयर दिस चिंक इन हिज आर्मरी और नॉट। तो ये किया गया। फिर ये प्लान डिवाइस करने के लिए जो फ्रैंक फॉस्टर थे, जिन्होंने 1911-12 में वो लेग साइड थ्योरी डेवलप की थी, उनके साथ मीटिंग्स हुई। फिर ये पूरा प्लान डिवाइस किया गया कि हम 1932 की एशेस के अंदर, या 1932 की एशेस के अंदर डोनाल्ड ब्रैडमैन को कैसे डिसमेंटल करेंगे। और लेग साइड थ्योरी हुई। अब इस लेग साइड थ्योरी का नाम था फास्ट लेग साइड थ्योरी, बिकॉज लारवुड वाज वेरी पेसी, 140 वाले बॉलर थे वो। तो उनको अराउंड द विकेट 6 लेग साइड के फील्डर्स लगा के बॉल करा कि बॉडी में बॉल करो, कोई डिफेंड करेगा कहीं तो कैच जाएगा। तो थिंग वॉज नॉट कि बैट्समैन हैड द चांस टू गेट हिट, द मेन थिंग वॉज दैट लेग साइड ट्रैप में आपके पास स्कोप ही नहीं था कि आप शॉट खेलो, 6 लेग स्लिप्स लगी हुई हैं और आपकी बॉल हवा में ना जाए। तो दिस वॉज नॉट पॉसिबल कि आप बैट्समैन को बचाएं। उस सीरीज में भी डॉन ब्रैडमैन की एवरेज 56 की आई थी, पर कंसिडरिंग वे लेस देन व्हाट इट वाज, मतलब वो 100 की एवरेज में थे और वहां से 56 की एवरेज वाज अ बिग विन फॉर इंग्लैंड, एंड इंग्लैंड वन दैट एशेस। और हुआ क्या, जब पहले डिसाइड हुआ था कि ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ ब्रैडमैन के लिए यूज होगी, बिकॉज इट बिकेम सो सक्सेसफुल, सो इट वाज यूज अगेंस्ट टेल ऑल्सो, इट वाज यूज अगेंस्ट अदर बैटर्स ऑल्सो। तो लारवुड वाज नॉट इन फेवर ऑफ इट। अच्छा, कि उनका था कि मैं नहीं करूंगा, तो बिकॉज डगलस जार्डीन वाज द कैप्टन, आप उनको मना नहीं कर सकते थे, और एक तरह से पार्लियामेंट से हुक्म आया था, तो ही हैड टू डू इट, एंड ही गॉट सो ऑफेंडेड कि उन्होंने इस एशेस टूर्नामेंट के बाद रिटायरमेंट ले ली थी इंग्लैंड क्रिकेट से, और ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए थे, और डोनाल्ड ब्रैडमैन के बहुत से फ्रेंड भी बन गए थे। कहीं ना कहीं उस टाइम पे जब आपके पास अच्छे डिफेंस के लिए बोल लो या प्रोटेक्शन गियर्स नहीं होते थे, तो वहाँ पे टेल के अगेंस्ट ये स्ट्रेटजी तो काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला होगा। काफ़ी, मतलब बस कोई मरा नहीं, ये था, और फेटल इंजरी नहीं हुई, पर लोगों को बॉलें लगी थी, बहुत कुछ हुआ था। इट ऑलमोस्ट स्पॉइल्ड द ऑस्ट्रेलियन एंड इंग्लिश रिलेशंस, मतलब इट बिकेम अ जियोपॉलिटिकल सिनेरियो फॉर देम। इतना इशू हुआ था कि इट वाज कंसिडर्ड एज इफ इंग्लैंड इज रेजिंग अ वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इट बिकेम सच अ बिग थिंग। उसके बाद एमसीसी ने रूल्स तक चेंज किए कि जो, अगर आप ग्राउंड देखो तो ग्राउंड का जो लेग साइड का पीछे वाला क्वार्टर होता है, जहां फाइन लेग एंड ऑल होते हैं, वहां रूल बना कि 2 या 2 से ज्यादा फील्डर्स नहीं हो सकते, मतलब 2 से ज्यादा फील्डर्स नहीं हो सकते, कीपर को इंक्लूड करके। जैसे 6 फील्डर पे लगा के वो हो रहा था, वो नहीं होगा। तो टेस्ट मैच में ये रूल इंट्रोड्यूस हुआ कि अब आप उस बिहाइंड द जो बैटर लेग साइड है, वहां सिर्फ 2 फील्डर्स अलाउड होंगे। तो ये रूल्स चेंज हुए, बड़ा कुछ चेंज हुआ, मतलब ऑब्वियसली इनसे क्रिकेट इवॉल्व हुआ। बट
उस लेग साइड थ्योरी से बहुत फास्ट बॉलर्स बहुत इंकरेज हुए। तो 30 से लेके 50 के बीच में बहुत सारे फास्ट बॉलर्स आए। ऑस्ट्रेलिया ने खुद की मतलब फास्ट बॉलर बैटरी बिल्ड की। तो उन्होंने सबसे पहले रे लिंडवॉल करके फास्ट बॉलर थे, वो भी बहुत तगड़े स्विंग कराते थे एट हाई पेस। उन्होंने अराउंड 61 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 38 की एज तक वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले, 1960 तक। 1921 बॉर्न थे, तो ही प्लेड टिल द एज ऑफ 38। 1960 में उनका लास्ट टेस्ट मैच था, 61 टेस्ट मैच खेले, 228 विकेट्स ली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए। एंड देन इंग्लैंड के अंदर फ्रेड ट्रूमैन थे, उन्होंने पहले बॉलर 300 विकेट लेने वाले। फिर वेस्ट इंडीज़ के पास वेस्ली हॉल्स थे, और आगे जाके ग्रिफिथ भी मिले उनको, चार्ली ग्रिफिथ। तो ये सब भी वैसे ही डेडली बॉलर्स थे। और चार्ली ग्रिफिथ का तो एक्शन तक भी अंडर सस्पेशन आया था कि आप बेसिकली आपका एक्शन सही नहीं है, कि बिकॉज उनके अंदर भी बुमराह जैसा फ्लेक्स था एक्शन में, पीछे जाता था उनका जैसे बुमराह का जाता है, पर उस एरा में चीज़ें समझ नहीं आती थी। तो चार्ली ग्रिफिथ ने तो 1962 में नारी कॉन्ट्रैक्टर के सर पे बॉल मारी थी, उनको मरते मरते बचे थे। हमने इवन वेस्ट इंडीज वाले पॉडकास्ट में उसकी बात भी की थी। तो सीरीज ऑफ फास्ट बॉलर्स केम अप इन दैट एरा, 1930s to 50s के बीच में, विच कैरिड गुड इनटू 60s ऑल्सो, जहाँ पे पेस थी बट वैसा गियर नहीं था, बट उतना ना शॉर्ट बॉल करने का रिवाज नहीं था, मतलब शॉर्ट बॉल वाला ट्रेंड नहीं था। शॉर्ट बॉल का ट्रेंड लेके आए 2 ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स, जिनका नाम था डेनिस लीली और जेफ थॉमसन। डेनिस लीली was tear away insane fast bowler when he started in 1971, then he suffered an injury, बैक इंजरी हुई, तो लोगों ने कहा था ये वापस आ ही नहीं सकता क्रिकेट में। then he came back and became the best bowler in the world, तो वन ऑफ दी कमबैक्स ऑफ द एरा माना जाता है वो। और उसके साथ साथ जेफ थॉमसन, तो वी ऑल्सो नो कि शोएब अख्तर ने उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो वो तो 99 माइल्स पर आवर वाले बॉलर थे। और सबसे बड़ी बात थी, जेफ थॉमसन 99 माइल्स से ज़्यादा उनका एक्शन स्लिंगी था, बहुत अजीब सा था। जैसे शोएब अख्तर का पिक करना मुश्किल था, उनका भी एक्शन पिक करना बहुत मुश्किल था। तो इट वॉज नॉट ऑल अबाउट पेस, इट वॉज ऑल्सो द डिफिकल्टी इन पिकिंग हिज एक्शन, एंड दे बोथ वर लीथल। उन्होंने तो बैट्समैन भूने हैं मार मार के बॉल, काफ़ी बॉलें मारी हैं, काफ़ी ज़्यादा बैटर्स को तंग किया है, मतलब मुंह तोड़े हैं। पर ये वो बॉलर्स हैं अब जिनको सुनील गावस्कर ने फेस करा 1970s में। यस, ये वो बॉलर्स हैं। यस। और फिर जब 1975 वर्ल्ड कप जीता वेस्ट इंडीज़, उसके बाद जो वहाँ पे फ्रैंक बॉलर ट्रॉफी हुई, जहाँ वेस्ट इंडीज़ वॉज डेसिमेटेड बाय 5-1, उसके बाद तो हम सबको पता है कि फिर वेस्ट इंडीज़ ने भी डिसाइड किया कि वी ऑल्सो नीड टू अनलीश द सेम थिंग। तो फिर उन्होंने अपना क्वार्टेट ढूंढा, जिसका ओरिजिनल क्वार्टेट था कॉलिन क्रॉफ्ट, बाद में चले गए थे। कॉलिन क्रॉफ्ट वाज अ वेरी लैंकी फास्ट बॉलर। वो रेबल क्रिकेट थी उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में, अपार्थीड के टाइम पे, जहाँ वो ब्लैक क्रिकेटर्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स देके कहते थे कि आप आके हमारे साथ खेलो। तो ही जॉइंड दैट लीग एंड ड्यू टू दिस विच ही वाज बैंड फ्रॉम वेस्ट इंडीज क्रिकेट। तो ही वाज द पार्ट ऑफ देयर इनिशियल क्वार्टेट। पर जो ज़्यादा फेमस क्वार्टेट है उसमें माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, जोल गार्नर जो बर्ड भी बोलते थे, और फिर मैल्कम मार्शन, जो आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड एवर माने गए हैं। तो ओरिजिनल क्वार्टेट में कॉलिन क्रॉफ्ट भी थे, जिनको मतलब जो बहुत खतरनाक बॉलर थे वो, बट ही हैड टू कट शॉर्ट हिज करियर बिकॉज ऑफ रेबल क्रिकेट, बिकॉज उस टाइम पैसा था ही नहीं क्रिकेट में। तो इस तरह के बॉलर्स आए, उन्होंने पूरी गेम बदल दी। तो 70s 80s तो टेरराइजिंग फेज था, एंड उसी टाइम पे हेलमेट्स भी डालना, उसी टाइम 1975 में हेलमेट्स डालना शुरू किया लोगों ने, प्रोटेक्टिव गियर्स आए। बिकॉज गावस्कर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो गावस्कर कह रहे थे कि उससे पहले तो हम जो होटल का टॉवल होता है, होटल में जो टॉवल होता था, उसी को बांध के एज अ थाई गार्ड जेब में डाल के यूज़ करते थे। मतलब कि जो होटल का टॉवल होता है, कहते तो पीपल सेड कि आपने क्यों नहीं हेलमेट्स यूज़ की। कहते जब मैंने क्रिकेट खेला 1971 में मेरा डेब्यू हुआ, जब मेरा डेब्यू हुआ तब तक तो हेलमेट्स थे ही नहीं, तो मेरे को तो आदत ही नहीं थी कि हेलमेट के साथ खेलना कैसे है। वो तो स्कल कैप पहनते थे, अगर आपको याद हो, देखा एंड ऑल, तो दे वर नॉट यूज्ड टू इट। तो उनकी टेक्निक्स उस तरह से बन गई थी एंड ऑल। और शॉर्ट बॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मैं सचिन तेंदुलकर का एक बहुत प्यारा वीडियो देख रहा था कि टेक्निक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वो स्मिथ का बता रहे थे कि स्मिथ को जब आर्चर की बॉल लगी थी, स्मिथ गलती क्या कर रहे थे। कहते जब आप बेसिकली फास्ट बॉलिंग को खेल रहे हो तो शॉर्ट बॉल पे आपका वेट आगे आना चाहिए। अगर आप पीछे जाते हो तो आप लॉक हो जाओगे, फंस जाओगे। तो स्मिथ ने लॉर्ड्स में ये गलती की थी, पीछे आगे लॉक हो रहे थे। फिर उन्हें जाके काम के टेक्निक पे, तो वो लीव भी कर रहे थे, तो ऐसे लीव कर रहे थे ताकि वो बॉल के आगे आए, कभी पीछे ना गिरे। पीछे गए तो शॉर्ट बॉल पे फंस जाओगे। तो ये टेक्निक्स एंड ऑल पे काम हुआ, बहुत कुछ हुआ, बट टेरराइजिंग फेज था वो। और
स्विंग से एकदम से सारा फोकस शिफ्ट हो चुका था पेस एंड बाउंस के ऊपर, ठीक है ना। अब सीम बॉलर के लिए वही, आप अगर सीम बॉलर हो राइटी में तो आपको बेसिकली ये, अगर सीम थर्ड मैन की तरफ रख रहे हो तो वो पढ़ के बॉल बाहर निकलेगी, अगर आप ये सीम टुवर्ड्स फाइन लेग रख रहे हो तो पढ़ के वो अंदर आएगी। पिच से मूव करना इस सीम, और हवा में अगर बॉल स्विंग हो रही है तो स्विंग। तो हवा में बॉल मूव करने के लिए मैंने जैसे बताया कि आपकी रिस्ट कॉकिंग हो गई, सीम पोजीशन हो गई, प्लस उसके साथ साथ आपको बैक स्पिन भी बॉल को देनी है। सीम के लिए आपको बेसिकली लैंड करना, और जो अच्छे सीम बॉलर्स होते हैं मेगराज, शमी भी चलो अब थोड़ा डिफरेंट हो गया है, वो जनरली हवा में हिंट भी नहीं देते हैं कि बॉल मूव कहाँ होगी, वो ऑफ द डेक मूव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे मेगराथ की बॉल सीधा ऐसे आ रही है और पढ़ने के बाद हरकत कर रही है, तो जो 4-5 मीटर की एरिया से जब बैटर को जज करना होता है बॉल कहाँ मूव करेगी, तो उसे इतना टाइम मिलता नहीं है। तो अच्छे सीम बॉलर्स वो होते हैं जो हवा में बिल्कुल भी हिंट नहीं देते, या फिर अगर हिंट देते हैं तो उल्टा भी करके दिखाते हैं कि हवा में बॉल अंदर आई और पढ़ के बाहर निकल गई। तो स्विंग काफ़ी हद तक गेम से थोड़ी बाहर जाने लग गई थी। कुछ एक्सपोनेंट्स आए उसके, जैसे कपिल देव वॉज अ ब्रिलियंट स्विंग बॉलर। इंग्लैंड में स्विंग चलती थी, मतलब उनके सारे बॉलर्स एन बॉथम एंड ऑल स्विंग को बहुत नेचुरली करते थे। उनके लिए तो इट वॉज नॉट अ रॉकेट, उनको पता था कि बचपन से किया ही ये है। 1975 के बाद एक बहुत ब्रिलियंट और फिनोमेना हुआ, मतलब जिसने वर्ल्ड क्रिकेट को अगले 20 साल क्या आज तक भी हिला के रखा। वहाँ फिनोमेना हुआ कि पाकिस्तान के एक बॉलर थे सरफराज नवाज, 76-77 में एक ओडीआई मैच हो रहा था वेस्ट इंडीज़ के साथ, उन्होंने पूरी वेस्ट इंडीज़ लाइनअप को धराशायी करके रख दिया, मतलब डिसमेंटल द एंटायर बैटिंग लाइनअप, और पुरानी बॉल से बॉल स्विंग होनी शुरू हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, और किसी ने इतना ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया। उन्होंने इमरान खान को धीरे धीरे थोड़ी सिखाया कि कैसे करते हैं क्या नहीं करते। असली दुनिया को बात पता चली इसकी 1979 में। 1979 में रेबल लीग एक और चल रही थी क्रिकेट की, जिसका नाम कैरी पैकर सीरीज़ है। उस चक्कर में ऑस्ट्रेलिया की ऑलमोस्ट मेजर टीम डिप्लीटेड थी, उनकी एक तरह से कह लो बी टीम खेल रही थी। तो वहाँ पे उन्होंने इंडिया से भी ऑलमोस्ट वो टेस्ट मैच सीरीज़ हार गए थे। टेस्ट तो जीते थे इंडिया, सीरीज़ भी ऑलमोस्ट जीतने लगे थे। आई थिंक 3-2 से शायद ऑस्ट्रेलिया जीती थी जस्ट, और एक टेस्ट तो 4-5 रन से जीती थी, और पाकिस्तान के साथ भी 1-1 गया था सीरीज़। तो पाकिस्तान में मेलबर्न में टेस्ट हो रहा था, बॉक्सिंग डे टेस्ट नहीं था, मार्च के अराउंड 1979 में। तो पाकिस्तान वॉज डिफेंडिंग द टोटल, आई थिंक दे वर डिफेंडिंग 382 डिफेंड कर रहे थे वो, 381 382, एंड ऑस्ट्रेलिया 305 पे 3 पे थी। क्लियर विन था, क्लियर 77-78 रन चाहिए थे और 7 विकेटें पड़ी थी। एलन बॉर्डर वॉज प्लेइंग एट 100, और ओपोजिट जो दूसरे एंड पे थे वो भी आई थिंक 60-70 पे खेल रहे थे। एकदम से पुरानी बॉल के साथ सरफराज नवाज ने एक सिंगल स्पेल में 33 बॉल्स में 7 रन, अच्छा 1 रन दे के 7 विकेट्स ली। ओह भाई, तो 305 पे 3 से 310 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई। मतलब 5 रन में 7 विकेटें, और जो लेट टेलिंग किसी को समझ ही नहीं आई कि क्या होती है। उस टाइम पहली बार दुनिया ने नोटिस किया कि ये कुछ मैजिक हो रहा है बॉल के साथ। तो वो क्या करते थे, उन्होंने बहुत ब्रिलियंट चीज़ करनी शुरू की। दिस इज एक, मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ, ये जो मैंने मार्क किया दिस इज़ योर रफ साइड, और ये आप जो क्लियर है सब शाइनी साइड मान सकते हो। अब वो क्या करते थे, क्रिकेट बॉल को बनाते थे जिसमें वो रफ साइड को किसी ना किसी तरह से रफ करते थे, अपने नाखूनों से, इवन पानी की जो बॉटल होती है उसके ढक्कन के साथ, किसी ना किसी चीज़ के साथ खुरच के, और इस साइड पे जनरली वो कुछ जेली या कोई वैसलीन या इवन स्वेट, ये चीज़ें या थूक लगाते थे। उस वक्त तो खैर सब चल रहा था, क्योंकि पता ही नहीं था इससे होगा क्या। ऑस्ट्रेलिया ने बाद में एडमिट किया कि उन्होंने 2005 एशेज सीरीज में वैसलीन यूज़ की थी। अच्छा, हाँ, दे हैव एडमिटेड दैट लेटर। बाद में पता चला था कि मैंने उस एशेज में रिवर्स स्विंग के लिए यूज़ की है। तब इसमें क्या होता था, जो कन्वेंशनल स्विंग होती है उसमें जनरली बॉल शाइनी साइड के ओपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। जो कि अगर मैं पुरानी बॉल के साथ देखूंगा, कन्वेंशनल स्विंग करवाना चाहता हूँ पुरानी बॉल के साथ, तो फिर से कॉन्डा इफेक्ट आएगा। तो रफ साइड में टर्बुलेंस ज़्यादा क्रिएट होएगी और शाइनी साइड पे टर्बुलेंस कम होगी, तो बॉल यहाँ से लीव करेगी, तो नॉर्मल रिएक्शन उधर हो जाएगा, इधर ले जाएगा। ठीक है ना, तो साइंस हमें सिखाती है कि अवे ओपोजिट टू द शाइनी साइड। रिवर्स स्विंग में बॉल उल्टी टेल इन हो रही थी और ज़्यादा टेल इन हो रही थी। ये क्यों? इसमें बिकॉज ये साइड ऑफ द बॉल किसी स्टिकी सरफेस के कारण शाइनी है, तो जब एयर आई वो
स्टिक करती हुई ज़्यादा देर तक चिपकी रहती थी। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स स्विंग के लिए भी आप शाइन किससे कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब स्टिक करती हुई बॉल ज़्यादा आएगी तो एयर सेपरेशन लेट हो रहा था, उल्टा टर्बुलेंट साइड पे एयर सेपरेशन इसके साइड से कंपैरिजनली अब पहले हो रहा था। तो अगर यहाँ एयर सेपरेशन यहाँ हुआ, पहले शाइनी साइड का एयर सेपरेशन यहीं हो जाता था। अब बिकॉज शाइनी साइड पे थूक या कोई चिपकी हुई चीज़ लगी हुई है तो एयर चिपकी हुई लेट सेपरेट हो रही है। तो रफ साइड वाली एयर रिलेटिवली कंपैरेटिवली ना जल्दी सेपरेट हो गई, तो बॉल कहाँ जाएगी? इस साइड जाएगी, इस तरफ चले जाएगी। तो अब बैटर्स को समझ नहीं आ रहा, वो अगर बॉल को देख के पिक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो समझ नहीं आ रहा, और प्लस इतनी पुरानी बॉल कन्वेंशनल स्विंग नहीं करती और लेट स्विंग ज़्यादा हो रही थी, टेल इन हो रही थी, और दोनों तरफ करने की कैपेबिलिटी भी वो दिखा रहे थे, जो उस टाइम के बैटर्स को बिल्कुल समझ ही नहीं आ गई करना क्या है इस पर। एंड फिर 82 में इंडिया गई थी पाकिस्तान, वहाँ पे एक सिंगल विकेट में इमरान खान, सिंगल सीरीज़ में इमरान खान ने 40 विकेट ली थी। इंडिया कुछ कर ही नहीं पाई थी उस टेस्ट सीरीज़ में बिकॉज ऑफ अगेन लेट स्विंग, रिवर्स स्विंग, और हाई पेस पे रिवर्स स्विंग है तो फिर से वही 90 से 70 आते लेट टेल इन करनी शुरू करेगी। जो बुमराह के हमने यॉर्कर से साथ देखा है कि जब बॉल बिल्कुल बैटर के पैरों के पास पहुंची तब जाके वो टेल इन होनी शुरू हुई। इवन उमेश यादव भी अच्छी करवाते थे क्योंकि पेस था उनके पास, पेस था। और कहीं ना कहीं इसके केस में तो पेस और ज्यादा आपको चाहिए रिवर्स स्विंग के केस में, तभी क्योंकि वो नहीं तो जो डिप आ जाता है पुरानी बॉल के साथ, डिप भी जल्दी आएगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस मिलेगी, पुरानी बॉल हो चुकी है, उतनी शाइनी है नहीं, बिल्कुल सही, तो सीम भी जो है आपकी वो भी उतनी स्मूथ नहीं रही। इसलिए रिवर्स स्विंग करवाने वाले बॉलर्स आपने कभी देखा हो जो इफेक्टिव हैं ज्यादा, वो वही हैं जो हाई पेस हैं, जैसे शोएब अख्तर की रिवर्स स्विंग। शोएब अख्तर ऑन द मतलब वो रिवर्स स्विंग ज्यादा अच्छी कराते थे देन कन्वेंशनल स्विंग, क्योंकि टेल इन करेगी बहुत लेट जाके बॉल, जब वो डिप करनी शुरू होगी एकदम से, तो जितनी ज्यादा पेस उतनी लेट डिप इन होगी बॉल। तो ये रिवर्स स्विंग ने तो एकदम से दुनिया हिला के रख दी कि यार ये हो क्या रहा है, कि ये क्या हुआ। पीपल इन 90s इवन स्टार्टेड ट्रीटिंग इट एज चीटिंग। इंग्लैंड ने तो 93 टेस्ट मैच में एक ऐसा हुआ था पाकिस्तान के साथ कि जब ब्रेक हुई, सेशन ब्रेक, तो हम उन्हें बॉल ही चेंज कर दी, तो उस पर भी आके मतलब वसीम अकरम और वका यूनिस ने उनकी पूरी टीम डिसमेंटल कर दी थी। और मतलब 90s में तो जब वसीम अकरम और वका यूनिस दोनों तरफ से रिवर्स स्विंग करते थे एट हाई पेस, और वका यूनिस अपनी प्राइम में 155 वाले बॉलर थे। अच्छा, हाँ, ही वॉज वेरी क्विक, ही वॉज, मैंने 93-94 माइल्स की बॉल्स तो उनकी स्पीड गन में साउथ अफ्रीका में देखी हैं खुद नेट पे वीडियोस एंड ऑल। तो 95 माइल्स वाले बॉलर थे वो अपनी प्राइम में, और उतनी स्पीड पे जब बॉल टेल इन करती तुम्हारे टोज तक आती थी तो और अनप्लेबल आता था। और मतलब वसीम अकरम तो विद द एंगल अंदर आ रही है हवा में बाहर भी निकाल देते थे, तो ये भी करते थे। मतलब उन्होंने कितना कुछ रिवर्स स्विंग मास्टरपीस, तो उनका अगर वीडियो देखना है तो आई थिंक राहुल द्रविड़ को दैट डिड इन चेन्नई टेस्ट मैच, ब्रिलियंट है, अंदर और बाहर बहुत बोल्ड करा था, जिसमें सचिन का 136 आया था, मतलब ब्रिलियंट। वो अनप्लेएबल हो गया था उस टाइम पे, और फिर अब तो पूरी दुनिया ही जानती है रिवर्स स्विंग करना कैसे। तो आप ये सोचो कि मेलबर्न में उस दिन लोगों ने क्या देखा हो कि आपको जादू टूना तो नहीं हो गया बॉल के साथ, तो लोग बड़ा कुछ कहते थे कि इसमें कहीं रिमोट कंट्रोल तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, बट पीपल कुड नॉट फिगर इट आउट। तो कहानी यहाँ तक आई। उसके बाद क्रिकेट में और बहुत इनोवेशन आनी शुरू हुई। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई 80s में, एक वेस्ट इंडीज़ के बारबाडोस की बॉलर थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन स्टीफनसन, टियर अवे फास्ट बॉलर, बहुत अच्छी बॉल। उनको भी कभी वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलने का मौका नहीं मिला बिकॉज वो भी रेबल क्रिकेट खेलने साउथ अफ्रीका चले गए थे। अच्छा, तो उनको भी ऑलमोस्ट, बिकॉज वो ब्लैक रेवोल्यूशन के इतना एंटाई माना गया था कि उनको ऑलमोस्ट सबको आउटकास्ट कर दिया था जो क्रिकेटर्स। कई लोग तो उनमें ड्रग्स के कारण एंड ऑल के बाद मरे थे, डिप्रेशन में, ऐसा हाल हुआ था। तो कॉलिन क्रॉफ्ट वेंट टू यूएस, सेटल वहाँ हो गए थे। तो स्टीफनसन चले गए थे यूके काउंटी खेलने। तो उन्होंने एक स्लोअर बॉल डेवलप की थी। हुआ क्या था, क्योंकि बहुत पेसी बॉलर थे और काउंटी में लंबे स्पेल करने पड़ते थे, तो वो थक जाते थे, तो बीच में स्पिन भी करने लग जाते थे। स्पिन करते करते उनके दिमाग में एक दिन आया कि वाई कांट आई ट्राई द स्पिन बॉलिंग विद माई फास्ट बॉलिंग एक्शन। तो उन्होंने मैच के दौरान बॉल करते हुए 85-84 की ये बात होगी, 86 की बात होगी, उन्होंने मैच के टाइम स्लोअर बॉल रिलीज की और वो ऐसे हवा में आती हुई डिप करके बैट्समैन के पैरों तक आ गई। तो जब वो हवा में आई तो बैट्समैन को लगा कि बीमर है, तो सर्टेन बैटर यूज्ड टू डक, और बाद में पता चलता था एलबी या बोल्ड हो रहे हैं, तो उसको मून बॉल बोलते थे। अच्छा, कमिंग फ्रॉम द मून। तो ये हमने बहुत बार इवन प्रेजेंट में भी देखा है।
कि लोग ऐसे हट जाते हैं, उनको लग पिक रहा है नहीं कि होती। गए और वो एंड में टप्पा पड़ के बोल्ड हो रहा होता है बंदा, ये एलबीडब्ल्यू हो रहा होता है। Yes. तो ये मून बॉल स्टीफनसन की फाइंड हुई, तो ही वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड बॉलर जिसने स्लो बॉल का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। मतलब आप कहोगे उससे पहले क्रिकेट में स्लो बॉल नहीं थी, तुक्के से हो जाए पर प्लान स्लोअर बॉल से पहले नहीं थी। तो आप सोचो स्लोअर बॉल भी कितनी लेटेस्ट थिंग है। मतलब बाकी बॉलर्स करते थे 70-60s में, बट नॉट एज अ वेपन। मतलब मे बी एज अ नेचुरल वेरिएशन हो गया, हाथ से बॉल ही नहीं निकली, ये सब चीज़ें, बट दिस वॉज लाइक प्रॉपर थिंग। तो स्टीव वॉ 86 में उनका डेब्यू हुआ था, तो वो काउंटी खेलने गए थे, तो उनको ऐसी बॉल पड़ी और वो आउट हुए। स्टीव वॉ को चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। और क्रिस केन्स जो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर थे, वो स्टीवनसन के रूममेट थे वाइल प्लेइंग काउंटी। तो इन लोगों ने इस चीज़ को पिक किया। तो 87 के वर्ल्ड कप में ईडन गार्डन्स में मैच हो रहा था और इंग्लैंड वाज रनिंग अवे विद द चेस। स्टीव वॉ बॉलिंग करने आए, तो उन्होंने 87 के वर्ल्ड कप के फाइनल में बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल करके दिखानी शुरू की और इंग्लैंड वाज ऑल कंफ्यूज किसे खेलना कैसे है। और स्लॉग ओवर की उनकी बॉलिंग के कारण इंग्लैंड वो मैच 7 रन से हार गया था एंड ऑस्ट्रेलिया वॉन द 87 वर्ल्ड कप। तो दैट वाज द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्लोअर बॉल इन वनडे क्रिकेट, जिसका क्रेडिट जाता है स्टीव वॉ को, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल। उसके बाद तो बहुत सारे बॉलर्स ने पिक करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के एडम हॉलियोक थे, उन्होंने बॉल करी। फिर क्रिस केन्स ने तो 99 टेस्ट मैच में क्रिस रीड करके बैटर है, उनको इसी तरह से बोल्ड किया कि वो डक कर गए थे नीचे और उनके पीछे से विकेट उड़ गई थी। बहुत कुछ हुआ फिर तो ये। और इवन बॉलर्स ऑफ कैलिबर ऑफ इवन वसीम अकरम स्टार्टेड यूजिंग इट। उन्होंने तेंदुलकर को बहुत प्यारा शारजा में बोल्ड किया था स्लोअर बॉल से, कि सचिन ऊपर ही खेल गए थे बॉल के पूरा। तो फिर तो स्लोअर बॉल बिकेम T20 के आने के बाद तो स्लोअर बॉल भी ऑल नो। आज तो 15 तरह की स्लोअर बॉल्स हैं। तो इयन हार्वी थे ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट और मतलब वहाँ काउंटी क्रिकेट खेलते हुए इंग्लैंड में स्लोअर बॉल निकाली थी। और फिर वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेले काफ़ी देर डेथ के, तो इस टाइम पे बहुत माहिर बॉलर माने आते थे वो। उनके पास तो 3-4 डिफरेंट तरह की स्लोअर बॉल्स थी, बैक ऑफ द हैंड और वो सब चीज़ें। और आज तो वी नो बुमराह के पास ऑफ कटर स्लोअर बॉल भी है, लेग कटर स्लोअर बॉल भी है, इनटू द विकेट नकल बॉल, बहुत कुछ आना शुरू हुआ। तो ये सब चीज़ें केम इनटू क्रिकेट। पहले ग्लिम्सेस थे इन चीज़ों के 80s में से पहले भी, 40s 50s, बट मेन स्ट्रीम कभी किसी ने नहीं किया। मेन स्ट्रीम फ्रैंकलिन स्टीवनसन ने किया था, फिर जिनसे पिक कर करके बाकी लोगों ने इसे बॉलर मतलब बड़ा बनाना शुरू किया। और आज भी नो कि हम क्रिकेट में स्लोअर बॉल के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आप ये चीज़ सोच सकते हो कि व्हाट वी आर कंक्लूडिंग कि सारे स्किल्स, रिवर्स स्विंग, स्लोअर बॉल, बाउंसर्स, ये सब मैरी होके इकट्ठे होके किस एरा में एंटर कर रहे हैं अब 90s में। तो बेसिकली वाई 90s आर कंसिडर्ड टू बी सो टफ फॉर बैटिंग, या इतने लेजेंडरी बॉलर्स उस टाइम पे सब पे क्यों माने जाते हैं, क्यों हमें उतने मैजिक मोमेंट्स दिखे? बिकॉज उस टाइम तक सारे ये स्किल्स इकट्ठे हो गए थे। स्लोअर बॉल भी, रिवर्स स्विंग भी, बाउंसर्स भी, जेन्युइन पेस भी, स्विंग, सीम, सब कुछ। तो ऑल दोज वाइट बॉल स्किल्स, रेड बॉल स्किल्स स्टार्टेड गेटिंग मैरिड टुगेदर। स्प्लिट बॉल करने लग गए थे इस तरह से। ये स्प्लिट बॉल मैकग्राथ लेके आए थे, इन्होंने बेसबॉल से सीखी थी ये, कि बेसबॉल का पिचर बॉल कैसे फेंकता है, उन्होंने वो लेके आए। वॉबल बॉल का भी कुछ कुछ यूज़ करते थे, एम्ब्रोज करते थे, मैकग्राथ करते थे, और भी कुछ बॉलर्स थे, बट वो इतना कंसिस्टेंट नहीं था जो आज हम वर्जन देखते हैं। तो कुछ ये भी चीज़ें आनी शुरू हुई, क्रॉस सीम आनी शुरू हुई, बड़ा कुछ आना शुरू हुआ। क्रॉस सीम क्या होता है कि ये सीम है तो आपने ऐसे पकड़ लिया, तो बॉल बेसिकली लेदर पे पड़ेगा, लेदर पे पड़ के बॉल ज़्यादा स्किड करेगा। तो पर कई बार वो अगर सीम पे पड़ जाता तो ऑकवर्ड बाउंस भी मिल जाता, नेचुरल वेरिएशन में मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आनी शुरू हुई। मतलब क्रिकेट में इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन का कह लो कि जो सबसे ब्यूटीफुल एरा था वो 90s था। और फिर वहाँ पे दैट्स वाई हम बैट और बॉल के बीच में बड़ा इक्वल कॉन्टेस्ट देखते थे, एंड तभी शायद हम सचिन की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ देखना पड़ा। ही हैड टू गो थ्रू दैट ट्रांजिशन, बिकॉज तब आपके पास उतना डेटा पॉइंट्स नहीं थे इनको एनालाइज करने के लिए, इनको डिकोड करने के लिए। कैमराज नहीं थे, टेक्निक्स नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी, वैसे लेवल के कोचेस नहीं थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी। बट स्टिल, एंड 90s के बाद एक और चीज़ होनी शुरू हुई। फिर बायोमैकेनिक्स पे काम होना शुरू हुआ, फिटनेस ऑफ द फास्ट बॉलर्स, उनके न्यूट्रिशन पे, इन सब पे काम होना शुरू हुआ। तो उसके बाद हमने देखा है कि अब 140 प्लस वाले बॉलर्स ऑलमोस्ट इंटायर वर्ल्ड क्रिकेट में खेलते हैं। बांग्लादेश के पास भी हैं, सबके पास भी हैं। लोगों को लगता है कि शायद 90s के बॉलर ज़्यादा बड़े थे, मुझे लगता है बैटिंग ने ज़्यादा इवॉल्व कर लिया है। मतलब रिवर्स स्विंग को पहली बार अच्छे से खेलना सिखाया था मार्टिन क्रो ने। तो अगर आप कभी भी वकार यूनिस और वसीम अकरम की इंटरव्यू सुनोगे तो मार्टिन क्रो को बहुत ऊपर रेट करते हैं। तो न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी पाकिस्तान में,
एंड मार्टिन क्रो वॉज द फर्स्ट गाय हु काइंड ऑफ गेव कि आप कैसे ओपन स्टांस से इसे खेलें, कैंची ना बनाओ पैर की। कैंची मतलब कि अगर आपका फ्रंट फुट आगे आ गया तो आप LBW की कैंडिडेट बन जाओगे। तो वो ओपन स्टांस के साथ सिर्फ अंदर आने वाली बॉल के लिए खेलते थे, और जो पढ़ के बाहर निकल गई फिर वो उस पर बीट होना लाइक ज़्यादा करते थे। तो ही वॉज द फर्स्ट गाय हु स्कोर्ड हंड्रेड्स अगेंस्ट रिवर्स स्विंग। उन्होंने टाइम से पहले समझ गए थे कि बुमराह को भी कैसे खेलना है। यू कैन से दैट। मतलब ऑब्वियसली वो मार्टिन क्रो की इसलिए इतनी बात होती है। अब ये सोचो, उन्होंने 14 के अंदर प्रेडिक्ट कर दिया था कि टॉप 5-4 कौन होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, सब कुछ, कब कैप्टन कर, मतलब काफ़ी कुछ। वो तो ब्रिलियंट गाय। ही डाइड अर्ली बिकॉज ऑफ कैंसर। अच्छा। आई थिंक 2015 वर्ल्ड कप के बाद चले गए थे वो। तो 92 में ही वॉज द वन जिन्होंने पावर प्ले में स्पिनर लेके आए थे पहली बार। अच्छा। इवन जो मार्क ग्रेट बैच को एज अ पिंच हिटर वो लेके आए थे पहली बार। तो जब हमने जयसूर्या का 96 देखा, वो सबसे पहली इनोवेशन ये 92 में मार्टिन क्रो ने किया था 92 वर्ल्ड कप में। तो दीपक पटेल थे न्यूजीलैंड के स्पिनर, उनको लेके आते थे पावर प्ले में एज अ स्पिनर। तो वो बहुत सरप्राइजिंग था सबके लिए। हुआ क्या था, सेमीफाइनल जो पाकिस्तान के अगेंस्ट था उसमें मार्टिन क्रो इंजर्ड हो गए थे, हैमस्ट्रिंग खुल गया था उनका। तो इसलिए बैटिंग करने के बाद कैप्टनसी करने ही नहीं आए थे। तो उस मैच में कैप्टनसी की थी जॉन राइट ने, जो इंडिया के बाद में कोच भी रह चुके हैं। और उन्होंने सारी स्ट्रैटेजीज जो उनकी थी उनके ओपोजिट काम किया था, बिकॉज ही वेंट द ट्रेडिशनल वे। उनकी वो नेशनल स्टाइल नहीं था, इसलिए पाकिस्तान वो रन चेज कर गया था। तो कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान के लिए बहुत ब्रिलियंटली वर्क किया था। अदरवाइज वो वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड का लिखा हुआ था, इतना मतलब उनके चांसेस स्ट्रॉन्ग थे। तो जस्ट बिकॉज मार्टिन क्रो had that hamstring issue, couldn't take the field, John Wright started captaining that match, और Pakistan ran away with the chase। और obviously उसमें we also was able to discover another star। इंजुमाम उल हक ने 35-36 बॉल में 60 रन मारे थे, और स्लो ओवर्स में मैच जितवा के दिया था। पाकिस्तान बहुत पीछे चल रहा था उस मैच में। तो वही वो ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट जो थे वो मार्टिन को, उन्होंने डिकोड भी किया उसके बाद कि कैसे रिवर्स स्विंग को खेलना है। पर क्या मार्टिन क्रो के बारे में उतनी बात होती है? ये है कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स थोड़े अंडर द रडार चले जाते हैं। इवन मतलब जो अपने रिचर्ड हेडली थे उनके बारे में इतनी बात नहीं होती, जबकि वो इतने बढ़िया एक्सपोनेंट ऑफ स्विंग बॉलिंग थे। फर्स्ट प्लेयर टू रीच 400 विकेट्स थे। उनका ही रिकॉर्ड अल्टीमेटली कपिल देव ने तोड़ा था। 86 टेस्ट मैचेस में उनकी 431 विकेट्स थी। तो ये सब बातें होती ही नहीं है। और मतलब नो डाउट अब आई थिंक न्यूजीलैंड क्रिकेट हैज़ बिकम लिटिल नोटिसेबल। अब हमें पता है कि 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन होते हैं जनरली। तो उसमें दे आर मेकिंग, आई थिंक टीम एज अ टीम में भी न्यूजीलैंड उतना नहीं कर पा रही थी। 92 वर्ल्ड कप जीत जाते तो शायद बहुत बात होती, बट अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट हैपन। फास्ट बॉलिंग में अब रिसेंटली चीज़ें इवॉल्व होते होते आगे और आई हैं। रिवर्स स्विंग तो डेफिनेटली हैज़ बिकम प्रिटी मच लाइक स्टेपल थिंग। हर फास्ट बॉलर करता ही है, स्लिंगी एक्शन से, साइड ऑन एक्शन से, इवन फ्रंट ऑन एक्शन से भी लोग करने लग गए हैं। तो इस पर बहुत काम हो चुका है। जैसे मैंने बोला कि वकार यूनिस एंड ऑल पाकिस्तान में एक और बॉल पे काम करते थे, वॉबल बॉल। उस बॉल की मास्टरी की मोहम्मद आसिफ ने वॉबल बॉल को मेन स्ट्रीम बनाया, बट नोबडी न्यू व्हाट ही इज डूइंग। तो वॉबल बॉल में क्या होता है, थोड़े आप स्प्लिट फिंगर रखते हो और आप बॉल को बेसिकली पकड़ के अपनी इस मिडिल फिंगर और इस इंडेक्स फिंगर से चलाते हो। तो अगर आप मिडिल फिंगर मारते हो इस तरह से, तो बॉल जब बाहर जाती है तो वो शुरू होती है ऐसी, बट वो वॉबल करती जाती है इस तरह से। वॉबल का मतलब वो बेसिकली 11, 11 o'clock और 1 o'clock के बीच में मूव करती है। और जब वो पिच पे लैंड करती है तो अगर वो 11 o'clock पे लैंड करेगी तो बॉल जाएगी बाहर। जैसे हमने अभी इंडिया न्यूजीलैंड मैच के अंदर भी देखा, ये वॉबल बॉल इवन हेनरी कर रहे थे, जिसपे उन्होंने गिल को भी आउट किया और इवन विराट को भी तंग किया था। और अगर आपने इंडेक्स फिंगर यूज कर दी, ये वाली फिंगर आपने ये झटका दिया, तो बॉल की सीम नेचुरली इधर मूव हुई, तो वॉबल करती हुई ये इधर लैंड करेगी और पड़ के बॉल अंदर आएगी। ये इतना सटल चेंज और इतनी स्ट्रेंथ चाहिए आपको फिंगर्स में कि बैट्समैन इसे पिक नहीं कर सकता। तो इवन विराट कोहली ऑल्सो हैज़ प्रॉब्लम्स। आपने अगर 2021 सीरीज में देखा हो तो इंग्लैंड में वो क्यों नहीं कुछ कर पाए, उसका अच्छा एग्जांपल जो संडे को अभी इंडिया न्यूजीलैंड हुआ उसमें आप देख लो कि जब वॉल बॉल कर रहे थे हेनरी तो किसी से भी पिक नहीं हो रही थी, बहुत मुश्किल हो रही थी। तो इसमें मास्टरी सबसे पहले आसिफ ने बिल्ड की। आसिफ से सीखा इंग्लैंड के कोचेस ने और उनको सिखाया फिर एंडरसन को, फिर एंडरसन ने वॉबल बॉल को मेन स्ट्रीम किया। वहाँ से फिर सऊदी ने सीखा,
फिर अब बुमराह भी कर लेते हैं, सिराज भी कर लेते हैं, बहुत सारे बॉलर्स हैं जो इसको अब मास्टरी कर लेते हैं। और इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ बैटर टू पिक इट इतनी नीटली अब ये होने लग गया है। पहले वाले बॉलर्स भी करते थे थोड़ा बहुत, पर वो एज अ नेचुरल वेरिएशन यूज होता था और आइडेंटिफाई हो जाता था। अब तो बॉलर्स आर एबल टू मूव बोथ वेज इन सच अ स्ट्रैटेजिक मैनर कि वो बैट्समैन को सेटअप तक भी कर सकते हैं। विलांडर इसके बहुत से एक्सपोनेंट थे। विलांडर ने विराट कोहली को किया भी था आउट केप टाउन में वॉबल बॉल के साथ। तो अब तो मतलब बहुत सारे बॉलर्स हैं जो इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लॉइट करते हैं। तो आप बेसिकली वॉबल सीम के साथ दोनों तरफ ऑफ द स्विंग रखने की कैपेबिलिटी रखते हैं, पर आपकी दोनों फिंगर्स में अच्छी खासी जान होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज आपको बॉल को बैक स्पिन भी देना है और आपको बॉल को वॉबल भी देना है, ताकि वो आपके लिए दोनों काम करके दे सके। तो ये एक लेटेस्ट एडिशन है टेस्ट क्रिकेट में, जिसके कारण हम रिसेंटली देखते हैं कि बैटर्स काफ़ी ट्रबल हुए हैं। उसमें रोहित शर्मा ने एक मास्टरपीस दिखाया था बैटिंग का 2021 सीरीज में, जिसमें वो अंदर आने वाली बॉल के लिए खेलते थे और जो पड़ के बाहर चली जाए फिर वो छोड़ देते थे। तो उसमें हो सकता है बैट्समैन थोड़ा अगली लगे दिखने में, हाँ, पर इफेक्टिव था। दिस इज हाउ पीपल स्टार्ट प्लेइंग बुमराह। शायद इसी तरीके से इवन पुजारा भी खेलते थे, वो भी अगली दिखते थे बहुत ज़्यादा। वो अंदर आने वाली बॉल के लिए ज़्यादा खेलता है, जो बाहर निकल गया ठीक है। विराट के लिए मुश्किल क्यों होता है कि विराट चेस करने चले जाते हैं। अगर आपने अभी न्यूजीलैंड वाला मैच में देखा तो उसमें वॉबल सीम पड़ी थी विराट को हेनरी की, और विराट ने पूरा स्विश किया था, बैट पूरा बाहर गया था उनका। अच्छा, एक और टर्म का यूज होता है बनाना स्विंग। बनाना स्विंग क्या होती है फिर? जब बॉल पहले से ही अंदर कर्व करती आ रही हो। ओके। जो ऑब्वियसली बनाना स्विंग करने वाले बॉलर्स वो होंगे जो 80 माइल 75 माइल वाले बॉलर्स हैं, जिनकी हवा में मिड विकेट से ही बॉल टर्न स्विंग होती हुई बाहर जाएगी। जैसे सैम करन थे, सैम करन उनकी दिखती थी कि हवा में। बालाजी हो गए, उस तरह के बॉलर्स। ये वुमेन क्रिकेटर्स जो हैं, वुमेन क्रिकेटर्स हो गए, उनको ज़्यादा ये मिलता है। ओके। हमने जो ये वाला स्किल है जो कि मतलब आप हवा में बाहर निकाल के फिर ऑफ द पिच आप अंदर लेके आ जाते हो, मतलब ओपोजिट लेके जाते हो। ये हमने रिसेंटली स्पेंसर जॉनसन को भी देखा ये चैंपियंस ट्रॉफी में, अफगानिस्तान का अगेंस्ट किया। वो बॉल देख के पता चला था कि व्हाई ही इज रेटेड सो हाई। ये स्किल जो था, ये कौन से बॉलर्स सबसे पहले लेके आए थे? एंडरसन लेके आए थे बहुत पहले, क्योंकि उसमें क्या होता है आपके रिस्ट और आपकी बॉल की सीम मूवमेंट पोजीशन दोनों इंपॉर्टेंट है। अब रिस्ट से मार रहे हो कि बॉल अंदर जाए, सीम पड़ के बॉल बाहर आ रही है, तो आप बेसिकली सीम से बॉल भी मूव कर सकते हो, रिस्ट से बॉल भी मूव कर सकते हो। तो अगर आप इस तरह से कर रहे हो कि आपके फिंगर्स एंड योर रिस्ट आर बेसिकली गोइंग इन द ऑपोजिट वे, तो बॉल रिस्ट के कारण हवा में लहराएगी और पड़ने के बाद सीम के कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। इन आई वुड से इनफाइनाइट लेवल ऑफ कंट्रोल चाहिए इन सब चीज़ों को करने के लिए। और मतलब हमने वसीम अकरम का सुना, वसीम अकरम कहते हैं कि मुझे अंदर निकालने वाली बॉल तो आती थी, आउट स्विंग के लिए मुझे 6 महीने लगे थे। एंड देन आई रियलाइज कि मेरे जो इन स्विंग करता हूँ मैं इस तरह से, मेरे मतलब इस साइड ऑफ द मसल्स तो बने हुए हैं, इस साइड वाला मसल मेरे बने ही नहीं हुए हैं। तो मुझे आउट स्विंग करने के लिए 6 महीने लगे थे ये मसल्स बिल्ड हों। तो ये बॉलर्स आर लाइक म्यूजिशियंस। जैसे आप गिटार बजाते हो तो आपकी जो मसल मेमोरी बिल्ड होती है और आपके वो हाथ पक जाते हैं ऑल की कर रहे हो, वो चीज़ें उन्होंने सालों साल की हैं। तो उनकी फिंगर्स में वो मैजिक है, दैट इज व्हाई दे उसको वैल्यूएबल। हम जो इतनी सारी बातें कर रहे हैं, एक चीज़ जो आप बोलोगे कि एक वेपन जो आज के टाइम पे बुमराह के पास नहीं है, वो कौन सा है? नकल बॉल भी है उनके पास। नकल बॉल ही है जो मुझे लगता है बुमराह नहीं करते। नकल बॉल में बेसिकली क्या होता है कि इस तरह की आप ग्रिप रखते हो एज अ फास्ट बॉलर। ये नकल बॉल कौन लेके आया था पहले? ये मैंने टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल डीप रिसर्च तो नहीं की है, पर मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस बंदे की नकल बॉल सबसे पहले नोटिस हुई थी, अगर मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँ तो जहीर खान। 2011 वर्ल्ड कप में ही यूज्ड इट ब्यूटीफुली। उन्होंने मतलब मुझे याद है माइक हेसी को बोल्ड किया था नकल बॉल पे, उन्होंने कॉलिंगवुड को बोल्ड किया था नकल बॉल पे। तो वो मैंने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको देखा था, बट आई एम वेरी श्योर उससे पहले भी एक्सपोनेंट्स रहे हैं, बट मैंने नहीं समाओ कभी भी और किसी का नोटिस किया। कंपैरेटिवली हम जो ऑफ कटर्स, लेग कटर्स होते हैं, ये हम ज्यादा देखते हैं इन कंपैरिजन टू लेग कटर के बहुत अच्छे एक्सपोनेंट वेंकटेश प्रसाद थे। ही मेड लेग कटर द मेन स्ट्रीम। उनकी लेग कटर तो किसी को समझ ही नहीं आती थी किस तरह से पड़ती थी, मतलब बहुत प्यारी लेग कटर करते थे। और कटर्स में अगर मॉडर्न डे में अगर बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाले बॉलर हैं वो मुस्तफिजुर है। बिल्कुल सही। फिज की बहुत, इवन बुमराह बहुत अच्छे कटर्स करते हैं। बुमराह के कटर्स पिक करना इतना ईजी नहीं है। नकल बॉल के अच्छे एक्सपोनेंट इवन भुवी भी हैं। भुवी बहुत अच्छे करते हैं। इवन हमने अभी अर्शदीप को करते देखा इंग्लैंड की सीरीज में। भुवी की तो इवन जो नकल बॉल थी वो भी हवा में लहराती थी। यस, मैंने इवन वरुण आरोन की नकल बॉल को हवा में लहराते हुए देखा है। उन्होंने शुभमन गिल को बोल्ड मारा था। तो मतलब अब तो नकल बॉल में काफी मतलब बॉलर्स हैं जो नकल बॉल, स्लोअर बॉल में मतलब मेरा इसमें क्वेश्चन था। अभी हम बात कर रहे हैं कि
120 का भी अगर पेस हो तो पहले ज़्यादा हो जाएगी मूव और बाद में फिर तो एंगल के साथ ही चली जाएगी जिस तरफ चली क्रिकेट जाएगी। बॉल में सिंपल सा फंडा, जितनी बॉल भारी होगी उतनी पेस ज्यादा चाहिए होती है स्विंग कराने के लिए। Okay. अगर आप प्लास्टिक बॉल के साथ देखोगे तो वो तो 90 किलोमीटर वाला बॉलर भी स्विंग कर लेगा। जैसे जैसे बॉल भारी होती रहेगी उतनी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली वो एयर सेपरेशन का जो फंडा आ गया। मेरा पॉइंट ये था कि हमने बहुत बार इवन अश्विन को भी बॉल मूव करवाते हुए देखा है, ड्रिफ्ट। अब ये क्या चीज़ होती है? वही सेम चीज है ड्रिफ्ट भी। पर वो कैसे करवा पा रहे हैं इतने पेस पे भी वो? इसके बारे में फिर हम जो एवोल्यूशन ऑफ स्पिन बॉलिंग है उसमें बात करते हैं, और डिटेल में बताऊंगा। चलो। क्योंकि उसमें ग्रिप, रिलीज और इवन यूज ऑफ रेवोल्यूशन बहुत मैटर करता है, उसको भी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। मतलब वो हाँ अश्विन भी कर पाते हैं। आई हैव इवन सीन तीक्ष्णा डू दैट। हाँ, तीक्ष्णा ने एशिया कप जो T20 था उसमें केएल राहुल को LBW किया था ऐसी बॉल पे, टेल इन करती हुई बॉल अंदर आई थी। तो तीक्ष्णा इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सपोनेंट ऑफ दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और बॉलर देखा हो, आई थिंक अश्विन और तीक्ष्णा ही मेरे दिमाग में आ रहे हैं जिन्होंने ये टेल इन वाला जो हवा में ड्रिफ्ट भी, इनको साइडवेज ड्रिफ्ट भी मिलती है बॉल को। मतलब ऑब्वियसली डिपिंग ड्रिफ्ट तो लोगों को मिलती है, साइडवेज ड्रिफ्ट भी ये दोनों ले जाते हैं, और वो ऑब्वियसली दैट्स अ स्पेशल स्किल, बट दैट्स लिटिल सिमिलर टू स्विंग बट नॉट एग्जैक्टली लाइक स्विंग। ओके। उस पर भी डिस्कस करेंगे इन द एवोल्यूशन ऑफ स्पिन। तो आई थिंक मतलब जस्ट इमेजिन फ्रॉम एन अंडर आर्म टू साइड आर्म टू बट्टा बॉल ऊपर से फेंकने से एक चीज इवॉल्व होते होते कहाँ तक आई है। एंड वी पीपल आर लकी कि हमने जब टेलीवाइज स्पोर्ट्स क्रिकेट बना 90s में एंड ऑल, तब जो हमने स्किल ऑन डिस्प्ले देखा है वो उनके प्रीवियस जनरेशन्स का सबसे बेस्ट स्किल था, बिकॉज वी हैड सीन द स्लोअर बॉल्स ऑल्सो। हमने उस टाइम पे इवन थोड़ा बहुत यूज ऑफ वॉबल बॉल भी देखा, हमने रिवर्स स्विंग देखी, हमने स्विंग सीम सब देखा, टेलसेन जैसे लेट स्विंग करने वाले बॉलर्स भी देखे, रिवर्स स्विंग करते हुए टेलसेन भी उतनी इफेक्टिव होते हैं। एंड देन हमने फिर आगे जाके क्रिकेट में वाइड बॉल स्किल्स में ऑफ कटर, लेग कटर, नकल बॉल, ये सब चीजें भी आती हमने एक बॉल की बात नहीं करी जिसको मेरे को लगता है कि वो तो ऑब्वियस रीजन है कि किसने करा होगा, बट फिर भी आप करेक्ट कर सकते हो मेरे को, और वो है स्लोअर यॉर्कर्स। मलिंगा ये मून बॉल भी स्लोअर यॉर्कर ही थी एक तरह से, बिल्कुल सही, जो स्टीवेंसन लेके आए थे इस तरह से, बट वो स्लिंगी एक्शन से कंपैरेटिवली और मुश्किल हो जाती है। एंड कहीं ना कहीं मेरे को तो ये बहुत फील होता है, आई डोंट नो लोगों का क्या कहना है, मैंने इवन स्टैट्स भी नहीं देखे हैं, पर आई पर्सनली फेल्ट, क्योंकि मेरे को एक मैच याद है जिसमें मलिंगा ने टेस्ट मैच में राहुल द्रविड़ को हिला के रख दिया था। मतलब राहुल द्रविड़ वाज लाइक बस वो डक ही कर रहे थे, और मतलब ऐसे फील हो रहा था यार कि काश ये प्लेयर टेस्ट खेल जाता। और 2008 या 2010 की सीरीज थी मुझे याद है, जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली 2008 की सीरीज, इसमें जनता मेंडिस भी खेले थे। ओके, मेरे जितना मुझे मेरे को एक बहुत फील होता है कि काश मलिंगा थोड़ा रेड बॉल भी ज्यादा खेल जाते। उतने पैशनेट नहीं थे वो रेड बॉल को लेके, और कहीं ना कहीं वो क्या हो जाता है कि ऐसे बॉलर्स ज्यादा इफेक्टिव तब होते हैं जब बैट्समैन मारने जा रहा होता है। मतलब हैविंग सेड दैट, मुझे उनकी एक आउट स्विंगर याद है पढ़ के, उन्होंने तेंदुलकर को बोल्ड किया था VB सीरीज ऑफ 2008 में जिसमें इंडिया जीती थी वो, उसमें श्रीलंका वर्सेस इंडिया मैच था 2008 में, उन्होंने तेंदुलकर को खड़ा करके रख दिया था, मतलब पढ़ के बॉल बाहर निकली थी एंड तेंदुलकर कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो डेफिनेटली यार वो स्लिंगी एक्शन के साथ वो चीज़ तो फिडेल एडवर्ड्स लेके आए थे सबसे पहले। फिर वाइट बॉल में आप ये बोल सकते हो कि बुमराह से पहले अगर वाइट बॉल में जो वेरिएशंस का जो मास्टर था वो मलिंगा थे काफ़ी हद तक, ऑलवेज यूज्ड टू ब्रिंग लॉट ऑफ थिंग्स। वही कह रहा हूँ, आइन हार्वी भी थे जिन्होंने स्लोअर बॉल्स एंड ऑल इंट्रोड्यूस किए हैं, बीच में और बॉलर्स में आए हैं, बट हाँ जितना कंप्लीट वाइट बॉल स्किल बुमराह ने दिखाया है उसके अगर आसपास कोई आता है तो मलिंगा ही होंगे, जिन्होंने इतना रिपोर्टवार ऑफ वाइट बॉल स्किल दिखाया कि अब हर कुछ ही कर सकते हैं वो। मतलब 140 पे भी यॉर्कर थे उनके पास, और 110 पे भी यॉर्कर थे उनके पास, भी कर लेते थे अपने प्राइम में। तो अपने प्राइम में ठीक है सर, मतलब मज़ा आ गया आज का पॉडकास्ट। हाँ मतलब यही था, मुझे था कि बहुत लंबा नहीं रखेंगे, लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो ना हो जाए। एक्शंस की भी अगर बात करें जाते जाते थोड़ा, चलो ऑफ द टॉपिक, या एक्शंस की जब हम बात करते हैं तो फास्ट जैसे स्पिनर्स में चकिंग के बहुत एग्जांपल्स मिल चुके हैं, दूसरा कराने के चक्कर में या और कोई वेरिएशन ट्राई करने के चक्कर में। क्या फास्ट बॉलर्स के भी एक्शंस रिपोर्ट हुए हैं? बहुत होंगे, जैसे कि मतलब बुमराह चलो पहले हुए थे, रणजी में ऑलमोस्ट होने ही वाले थे, अख्तर वॉज अंडर द रडार, ब्रेटली वॉज अंडर द रडार,
अच्छा, जबकि ब्रेटली का कितना नीट एक्शन लगता है, बट वो भी बेंड वाला फंडा है। इवन एक टाइम तो जब आई थिंक जिस टाइम पे मुरलीधरन को अल्टीमेटली अलॉक किया था कि हमने एंगल डिग्री बढ़ा दिया था, उस टाइम पे तो एंडरसन और मैकग्राथ तक के एक्शन तक भी स्क्रूटनाइज हो सकते थे, जो इनिशियल लॉस थे क्रिकेट के, कि जितना बेंड इनिशियली अलाउड था। अगर आपने 800 मूवी देखी हो तो उसमें ये बात बताई भी हुई है। तो पहले तो बहुत बॉलर्स के साथ एक कंसर्न रहा है। पाकिस्तान के अंदर शबीर अहमद थे, उनकी बॉल एंगल रिपोर्ट हुआ था, और मतलब उनको तो अल्टीमेटली बैन ही लग गया था। वो जनरली पूरी कपड़ों के साथ जो बाम से साथ लोग खेलते हैं, उनके एक्शंस में ये कंसर्न आता ही है। और बहुत थे, इंग्लैंड के एक बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे, 94 में उनका वीडियो देखा था, आई कम्प्लीटली फॉरगॉट हिज नेम। उन्होंने उस टाइम पे ऑब्वियसली विविन रिचर्ड्स रिटायर हो चुके थे, तो विविन रिचर्ड्स को उन्होंने बहुत पेसी स्पेल किया था 94 में काउंटी में। अच्छा, मैं वैसे अब जानना चाहूँगा कि बट्टा बॉल जो होती है, जो बेसिकली शूट भी बोलते हैं हम इसको, शूट करा दी या बट्टा करा दिया, जब आप फुल आर्म एक्शन आप कराने लग जाते हो और आपका पेस डेवलप हो जाता है, तो फिर ऐसा नहीं फील होता कि यार कि बट्टा से तो उतनी स्पीड आ ही नहीं सकती जितनी फुल आर्म एक्शन से आती है? एक ना फास्ट बॉलिंग की एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि हाउ द फास्ट बॉलर बेसिकली जनरेट्स पावर। तो बेसिकली सारी पावर जो जनरेट होती है वो काइनेटिक मोशन पे बिंग्ड है। शुरू होती है पावर आप अपने पैर को कैसे लैंड करते हो, पैर से वो आपकी नीज पे ट्रैवल होता हुआ, आपके हिप से ट्रैवल होता हुआ, आपकी बैक से ट्रैवल होता हुआ, आपके शोल्डर से ट्रैवल होता हुआ आपकी रिस्ट तक जाता है। तो इट्स अ काइनेटिक कनेक्टेड मोशन बोलते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं ये सारा एक लाइन में होना चाहिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, और इसीलिए हर डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी पे स्ट्रेस लगता है। तो इसीलिए आप देखोगे जो फास्ट बॉलर्स अगर लैंड करते हुए इस तरह का पैर रखते हैं, जिसे हम ब्रेस कहते हैं, दे जनरेट मोर पेस। बुमराह का बिल्कुल ब्रेस पड़ता है, ब्रेटली का ब्रेस पड़ता है। क्यों ब्रेस पड़ने का मतलब क्या कि आप जमीन को जब हिट करोगे तो एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण जितनी जोर से आप एक्शन लगाओगे उतना आपको रिएक्शन मिलेगा। वो जो काइनेटिक एनर्जी ट्रैवल करेगी करती 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 आपकी बैक से होती हुई आपके शोल्डर से होती हुई आपके रिस्ट तक आएगी और बॉल की काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगी। इट्स लाइक अ स्लिंग एक्शन, जैसे हम वो पीछे खींचते हैं स्लिंग को। अब जो अब सिराज हैं, सिराज जब लैंड करते हैं तो उनका लैंड करते हुए ये जो नी है ये कोलैप्स कर जाता है, मतलब वो ब्रेस नहीं रहता। नी अगर कोलैप्स करेगा तो उससे आपकी काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। डेसिपेट हो जाएगी तो आपकी रिस्ट तक उतनी एनर्जी पहुंचती नहीं है, तो वहां पेस लूज करना। पर फिर भी सिराज 140 करा लेते हैं। अगर वो ये चीजें और काम कर ले इन चीजों पे तो और भी पे जा सकते हैं, तो और ऊपर जा सकते हैं सर। यस डेफिनेटली। आप देख लेना जो भी 150 वाले बॉलर्स हैं, जो जेन्युइनली फास्ट बॉलर्स हैं, उनके हमेशा लेग ब्रेस रहेगा। ब्रेटली का लेग ब्रेस था, इवन अभी जो ओरोक हैं उनका लेग ब्रेस होता है, ये बुमराह का लेग ब्रेस होता है। और बुमराह के तो और इंपॉर्टेंट है, वो तो अपने रनअप से भी मोमेंटम जनरेट नहीं करते हैं। और जब वो ट्रैवल करता हुआ लेग ब्रेस से बेसिकली पैरों से ट्रैवल करता हुआ लोअर बैक पे जाता है प्रेशर, तो इट बेसिकली पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर इनटू योर बॉडी। तो ये सेम इवन जो हम देखते थे पांड्या का बोलते थे कि जो पांड्या की इंजरी हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि उनकी लोअर बैक कमजोर थी। बिल्कुल सही। तो जो वो इसलिए जो काइनेटिक्स है बेसिकली उसके साथ जो बॉडी डायनामिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. कि जब ये एनर्जी ट्रैवल कर रही है आपकी बॉडी में, तो हाउ वेल दैट एनर्जी इज ट्रैवलिंग और आपकी किन किन बॉडी पार्ट्स पे क्या क्या इंपैक्ट डाल रहा है। ओके, तो अगर आपका बॉडी डायनामिक्स सही नहीं है तो अभी किसी एक पार्ट पे ज्यादा एनर्जी जा सकती है, फिर वो अच्छे से ऊपर डेसिपेट भी नहीं हो रही एंड यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन दैट। मतलब वैसे कि वो जो लोड है वो अगर कहीं एक जगह पे ज्यादा आ गया तो और वो आगे डिसिपेट नहीं हुआ तो फिर वो उस पार्ट को इंजर कर सकता है। इसलिए फास्ट बॉलर्स के डिफरेंट टो से लेके हर लेवल तक इंजरी है। तो आप सोचो ना कितनी वेल ऑयल्ड मशीनरी इन प्ले है। इट्स लाइक पैरों से एनर्जी ट्रैवल करके आपने जो ग्राउंड को हिट किया अब वहां से एनर्जी जनरेट करते हो, तो वो एनर्जी ने ट्रैवल करते हुए आपकी बॉडी से बॉल तक पहुंचना है। तो आपकी पूरी अगर इस पाइपलाइन में सप्लाई लाइन में अगर कहीं पे भी फॉल्ट आ गया तो आपकी बॉल डिलीवर नहीं होगी। मैं अपनी टीम को बोलना चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट के 2 वेरिएशन बना दीजिए, एक है एवोल्यूशन ऑफ फास्ट बॉलिंग और एक है बायोमैकेनिक्स ऑफ फास्ट बॉलिंग। शायद बायोमैकेनिक्स के ऊपर अलग से भी बना सकते हैं हम पॉडकास्ट। बायोमैकेनिक्स तो अपने आप में इतने सारे फैक्ट्स हैं ना, जैसे अगर आप बोलेंड का देखो तो उनका शोल्डर सेपरेशन नहीं होता, तो आप देखोगे बल्कि जो लोग होते हैं वो जनरली इतने फास्ट बॉलिंग नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ सेपरेशन 135 टाइप्स रहते थे। सेपरेशंस इंपॉर्टेंट है। इवन ये जहीर खान के साथ भी ये था। जहीर खान का एक्शन वाज प्रीटी रिदमिक। वो भी उनका कंसर्न भी इंजरी प्रोन थे, तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी बॉडी पे लोड डालना रिलेटिवली कम कर दिया था। वकार यूनिस
शमी, तो ये शमी क्या करते हैं, शमी का बहुत इंटरेस्टिंग केस है। शमी डायगोनल रनअप से आते हैं और उसके बाद वो बेसिकली अपना साइड ऑन एक्शन से बॉल को रिलीज करते हैं। तो मतलब ये अलग एक यूनिक केस है, बहुत रिदमिक ब्यूटीफुल एक्शन है उनका इनटू प्लेस कि वो अपने डायगोनल रनअप को बहुत ब्रिलियंटली दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं वो दिखने के लिए। इनफैक्ट वो अपनी सीम मूवमेंट एंड ऑल को स्टेडी रखने के लिए इवन विद साइड ऑन एक्शन इसी को यूज करते हैं। काफी बहुत सारी चीजें। सो बायोमैकेनिक्स पे मेरे को लग रहा है अलग से बात करते हैं। दिस पॉडकास्ट वाज मोर अबाउट एवोल्यूशन ऑफ फास्ट बॉलिंग। तो अब मतलब आपने ये देखा कि एक कितनी वेल ऑयल्ड मशीनरी है फास्ट बॉलिंग बॉलर, और अगर उसके किसी भी जगह पे हल्का सा भी कंसर्न आया तो वो इतनी स्पीड पे बॉल नहीं फेंक सकता। इसलिए व्हेन द फास्ट बॉलर्स ब्रेक तो सीधा वो बाहर जाते हैं, क्योंकि पता है कि अब ये इंजरी बड़ी होएगी, और फ्रैक्चर्स ही होते हैं सीधा उनके। चलिए सर, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और जो एंड में आपने डाउट सेशन लिया वो भी उसके लिए मोर थैंक्स। इसमें बातें हम बहुत कर सकते हैं, हम डिफरेंट ग्रिप्स की बातें कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट टू मच टेक्निकलिटीज भी हो जाएंगी तो फिर वो एन्जॉयमेंट नहीं रहती। तो आई बिलीव वो एक मिक्सचर क्रिएट करके रखना चाहिए। तो नहीं तो जनरली क्या होता है कि मैं रात को अगर नींद ना आ रही हो मैं डॉक्यूमेंट्री लगा लेता हूँ 10 मिनट इनटू दैट एंड आई एम ऑफ टू स्लीप। सोचो कहीं पता चले हमारा पॉडकास्ट यही बन गया। नहीं यार, लोग कह रहे कि भाई जब भी सोना हो तो बेस्ट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा बट पहले 5 मिनट्स इनटू दिस एंड टू हैवी स्टफ। बट जोक्स असाइड, रियली होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या लगता है, कौन सा पार्ट मिस आउट हुआ है, या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम जो आपको लगता है कि इस एवोल्यूशन ऑफ फास्ट बॉलिंग में आना चाहिए था, बिकॉज देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी वी माइट हैव मिस्ड ऑन। सो जैसे सर ने भी बताया कि ही इज़ ऑल्सो लाइक केप्ट इट बेयर मिनिमम, इतना बताना चाहिए था। पर इसके अलावा अगर आप कोई भी इंटरेस्टिंग पॉइंट आप शेयर करना चाहते हो तो मोर देन वेलकम। सो ही इज़ अ मतलब यूनिक केस। तो ऐसे से बहुत सारे और भी बॉलर्स रहे हैं इन द पास्ट एज वेल जिनके बहुत अलग एक्शन थे, जैसे देबसीस मोहंती इंडिया के थे, है ना। ऐसे से बहुत फिडेल एडवर्ड्स से स्लिंगी एक्शन तो फिडेल एडवर्ड्स ने ज़्यादा पॉपुलर किया था पहले। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग हैं बॉलर्स जिनके बारे में वी कैन डेफिनेटली टॉक। सो थैंक यू सो मच सर।